Students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 11th, chapter 11th through NCERT book, that is photosynthesis in higher plants. As you know already, जैसे आप सब all animals including human beings depend on plants for their food. सारे ही human beings होते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? क्या कभी आपने सोचा है कि ये प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट्स, इन फैक्ट जो ग्रीन प्लांट, they have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. स्पेशली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, और जो वो फूड बनाते हैं सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर डिपेंड होते हैं. द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स अपने को सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस से, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स उनको क्योंकि दे मेक देयर ओन फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे क्योंकि वो अपना भोजन अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, इसीलिए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants, and all other organisms that depend on the green plants for food are heterotroph. ग्रीन प्लांट्स को ही हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं. बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उनको हम कहते हैं heterotrophs. They are known as heterotrophs. तो ग्रीन प्लांट्स दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि उस प्रोसेस से केमिकल एनर्जी इज चेंज, सनलाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी बाय द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से चेंज होती है, by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds. Ultimately, all life forms on the earth depend on sunlight for energy. मतलब सन अर्थ के ऊपर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ एक है, और वो है सनलाइट. सनलाइट ट्रैप कर पाते हैं. कौन ट्रैप करता है? दे आर द ओनली ग्रीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रीन प्लांट्स. Green plants trap solar energy and they change this solar energy into chemical energy. और ये chemical energy पूरे अर्थ पर जो है लाइफ को रिस्पॉन्सिबल है, उसी से लाइफ जो है चलती है. फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन. प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए प्राइमरी सोर्स फूड जो है ग्रीन प्लांट्स है. एंड इट इज ऑल्सो रिलीज ऑफ, और इसके बाद फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में. तो यू एवर थॉट दैट वुड हैपन वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस कैसे लेंगे? सांस नहीं लेंगे तो हमारा खाना जो है मतलब ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इस चैप्टर में हम यही फोटोसिंथेसिस मशीनरी है, इसी के ऊपर हम फोकस करें. अभी तक जो हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, दैट इज व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस. जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं पिछली क्लासेस में हमने 8th में 9th और 10th में, कि ग्रीन पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. देन यू मस्ट हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च, जैसे स्टार्च फॉर्मेशन, हाफ लीफ मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ partially covered with the black paper exposed to light. और जब हम टेस्ट करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च मीन्स फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स में स्टार्च बनता है in the leaves in the presence of light. अब इसमें जो दूसरे एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव कैरीड आउट, that where a part of a leaf enclosed in a test tube containing KOH soaked cotton. अब KOH soaked तो वो KOH solution कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है. अदर हाफ लीफ इज एक्सपोज टू द एयर. वो उसको हम सेटअप रखते हैं लाइट में. तो ऑन टेस्टिंग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन 2 parts ऑफ द लीफ, देन यू मस्ट एक्सपोज्ड पार्ट जो लीफ की है उसमें जो पॉजिटिव टेस्ट ये स्टार्च फॉर्मेशन होता है, जो अंदर KOH सॉल्यूशन में से KOH सॉल्यूशन में होता है, तो वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है. तो CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है. और भी पहले जो एक्सपेरिमेंट्स, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, दैट इज वी आर वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स. ग्रेजुअल, जैसे जोसेफ प्रीस्ले ने कि दैट इन 1770 he performed a series of experiments that
रिवील द एसेंशियल रॉ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन, मतलब एयर यानी कि ऑक्सीजन भी चाहिए उसके ग्रोथ में। क्यों? ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन होता है। प्रीस्ले यू मे रिकॉल, मतलब आप सोच सकते हैं दैट ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन 1774, उसके पहले तो पता नहीं था। 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर्ड की थी। ये एक कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज स्पेस बेल जार, सुन कहते हैं अगर एक हम कैंडल लें और बेल जार से उसको कवर कर दें तो थोड़ी देर तक जलेगी जब तक वो ऑक्सीजन मिलेगी, उसके बाद वो बंद हो जाती है। Similarly, a mouse would soon suffocate in a close, अगर हम एक माउस भी रखें उसमें तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जैसे ये कैंडल है, जलती हुई कैंडल, माउस लिया, कैंडल जलना बंद हो जाएगी, माउस भी जो है वो डेड। क्यों? माउस विड ऑल्सो सफोकेट, कि बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दे ब्रीथ द एयर, मतलब बर्निंग कैंडल हो उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और जो एनिमल है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। बोथ समहाउ डैमेज द एयर, मतलब से दे टेक आउट, मतलब वी टेक ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वी मीन्स एनिमल्स। बट व्हेन ही प्लेस्ड ए मिंट प्लांट इन द स्मॉल बेल जार, लेकिन जब एक मिंट प्लांट उन्होंने बेल जार में रखा, देन ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड, तो जब एक मिंट प्लांट रखा तो देखा माउस भी अलाइव है और कैंडल भी है, यानी कि ग्रीन प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है, तो उस ऑक्सीजन से कैंडल भी बन जाती है और ये भी रेस्पायर करता है, तो ये भी जिंदा रहता है। बट व्हेन प्लेस्ड अ मिंट प्लांट ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड। तो प्रिस्टले की हाइपोथेसिस, प्लांट्स रिस्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, plants absorbs carbon dioxide in photosynthesis and give out oxygen. So can you imagine, Priestley would have conducted the experiment using a candle and a plant. He would be need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways you can think that the light candle without disturbing the setup. तो उसके लिए क्या, small setup used by Priestley, once in the dark and once in the sunlight. तो जेन हाउसर ने सोच के सनलाइट इज एसेंशियल इनटू द प्लांट प्रोसेस, somehow purifies the air fouled by burning candle or breathing animals. उन्होंने क्या, एलिगेंट एक्वेटिक प्लांट showed that in bright sunlight, जब एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं अगर उनको ब्राइट सनलाइट में तो उसमें बबल्स आर फॉर्म इन द ग्रीन प्लांट, तो जो बबल क्या होते हैं वो ऑक्सीजन गैस होती है। इन द डार्क, जब वो डार्क होता है तो उसमें नहीं होता है, तो ही आइडेंटिफाइड दिस बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, तो उसने कहा जो बबल्स निकलते हैं ये ऑक्सीजन के होते हैं। ही शोड दैट इट इज द ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, तो जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वही जो है वो ऑक्सीजन को, वो जो है ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है। Now it was until about 1884 that Julius von Sachs provided evidence for production of glucose when plants grow. तो उन्होंने एविडेंस दिया कि ग्लूकोज मतलब स्टार्च फॉर्मेशन होता है जब प्लांट ग्रो। ग्लूकोज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में। ही लेटर स्टडी शोड दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स, क्लोरोफिल, जिसको कि हम क्लोरोते हैं, इट इज लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडी, यानी कि लेटर क्लोरोप्लास्ट, जो सेल क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, that the green parts in the plant where glucose is made and that the glucose is stored as starch. तो ग्रीन प्लांट जहाँ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वही स्टार्च ग्लूकोज बनाता है जो कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बाय एंजलमैन, using a prism that split the light into a special components and then illuminated a greener. उन्होंने प्रिज्म से लाइट को स्पेक्ट्रा किया तो उसमें क्या होता है, लाइट अलग अलग कलर्स में बाइफरकेट हो गई। तब उसने देखा कि एक एल्गी, क्लेडोफोरा इज एन एल्गी। ही प्लेस्ड इन ए सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मींस दे जो ऑक्सीजन से ब्रीथ करते हैं। तो बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन, जो जिससे कि ऑक्सीजन एवोल्यूशन। तो उन्होंने कहा ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। तो उन्होंने क्या देखा कि ब्लू और रेड लाइट की तरफ बैक्टीरिया एक्यूमुलेट, क्यों, ब्लू और रेड लाइट ही एब्जॉर्ब हो रही थी फोटोसिंथेसिस में। First action spectrum photosynthesis was thus described, roughly the absorption of spectra chlorophyll A and B. A और B होता है, chlorophyll A, chlorophyll B. But middle of 19th century key features plant photosynthesis were known. उसके बाद जो middle century में है तो photosynthesis से the plants could use light energy to make carbohydrate from carbon dioxide and water. टेम्परेचर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट के प्रेजेंट में, और क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में CH2O, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ऑक्सीजन की मतलब CH2O रिप्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर। A milestone contribution to understanding of photosynthesis made by the microbiologist.
जो माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन जो हमारा एस्टेब्लिश वो कॉर्नियस वॉन नील ने 1897 से 1985 के बीच में, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फॉर्म from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। यानी कि उन्होंने ये देख बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और इसमें जो हाइड्रोजन जो होता है वो डिफ्यूज मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं और हाइड्रोजन रिड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे कि हमें ग्लूकोज मिलता है। तो जैसे जो है ये हाइड्रोजन है जो एक्यूमुलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये CH2 ग्लूकोज बना और ये कॉम्प्लेक्स अलग हो गया। तो ग्रीन प्लांट्स हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, बट सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन देते हैं, वो कौन से होते हैं? व्हेन H2S यानी केमोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, इंस्टेड इन द हाइड्रोजन डोनर और पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन में सल्फर या सल्फेट डिपेंडिंग ऑर्गेनिज्म एंड दे रिलीज होता है, ना कि O2, क्योंकि H2S तो ये सल्फर रिलीज है, तो सल्फर कंपाउंड रिलीज होता है, ऑक्सीजन नहीं होते। सो ही इन्फर्ड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर। तो उससे उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वॉज लेटर प्रूव बाय द रेडियो आइसोटोप, जो बाद में ये हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको प्रूव भी किया। तो करेक्ट द इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, वाटर इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, इट इज अ लाइफ गैस। ऊपर एरो इंडिकेट करता है कि ये गैस है। तो व्हेन C6H12O6 it represents glucose, oxygen is released in the form of water, then it was proved by radioisotope studying that is not a single reaction but description of a multi-step process that is called photosynthesis. Now can you explain 12 molecules of water as substrates are used in the equation? देखिए, where does photosynthesis stay? Photosynthesis कहाँ होती है? Photosynthesis chlorophyll में होती है. As you would of course the answer the green leaf in the chloroplast, based on what you earlier read in chapter 8, जो आपने जो cell parts पढ़े थे ना, उसमें chloroplast आपको बताया था. तो definitely right, photosynthesis takes place in the green leaves of the plant, but it does also in the other green parts of the plant. ग्रीन लीव्स है, इसके अलावा जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, जैसे हर्ब्स के जो स्टेम ग्रीन होते हैं, पीटियोल ग्रीन होते हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस। कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स इन द फोटोसिंथेसिस में अकर? दैट इज द स्टेम एंड द ग्रीन, जो लीफलेट्स होते हैं। देन यू रिकलेक्ट द प्रीवियस अंटिल द मेसोफिल सेल्स इन द लीफ, बेसल से अपर एंड लोअर लीव्स के बीच में मेसोफिल सेल्स होती हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट दे अलाइन यानी कि जो कंबाइन करके दे सेंट्रल अलोंग द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल। भाई अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस उनके बीच में मेसोफिल सेल्स, और पैलिसेड एंड पैरेन्काइमा होते हैं उसमें, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। When do you think chloroplast will be aligned? आप कब कहते हैं कि chloroplast align on the flat surfaces parallel to the walls? When would they perpendicular to the incident light? तो जब वो उसके परपेंडिकुलर लाइट, उसमें क्या होता है, द क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन्स कंटेनिंग ग्रेनम, स्ट्रोमा एंड लैमेली। ये देखिए, ये है ग्रेनम, ये फ्लूइड फिल्ड है, ये है स्ट्रोमा, इसके बीच में, और जो दो ग्रेनम को ज्वाइन करते हैं ये है लैमेली, ये है लैमेली जो स्ट्रोमस को ज्वाइन करते हैं, ये ग्रेनम, ये स्टार्च फॉर्मेशन है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, the structure consisting of granule, stroma and lamellae, matrix stroma. So there is a clear division of labor, यानी कि हर एक का अलग अलग काम होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो मेम्ब्रेन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर trapping light energy and also the synthesis of ATP and NADPH in the stroma. Enzymatic reaction, synthesis enzymatic reaction वो शुगर से देते हैं। तो which forms the starch? तो former set of reactions, तो डायरेक्टली जो होते हैं, जो लाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन या फोटो मीन्स लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट मतलब लाइट से सनलाइट सोलर एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च है।
तो later they are not directly light driven but they are dependent on the products of light reaction. जो ATP formation और NADPH formation होता है, तो later they are called by the concerned, तो जब ये फॉर्म हुआ तो इनमें जो एनर्जी गेन एडीपी एटीपी में चेंज होती है, एनएडीपी एनएडीपी, तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, कैप्चर होती है कार्बन डाइऑक्साइड से डार्क रिएक्शन में, कार्बन रिएक्शन, एंड दे कुड बी कंस्ट्रक्टेड मीन दे डार्कनेस मीन्स डार्क रिएक्शन का मतलब है इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लाइट के एब्सेंस में ये रिएक्शंस होते हैं, एंड दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, इसलिए। तो ये देखिए ग्लोनिन का स्ट्रक्चर है। अब ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व, पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो लुकिंग एट द प्लांट व्हेन यू वंडर्ड बाय हाउ सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन, आप देखते हैं जब प्लांट देखते हैं तो ग्रीन के अलग अलग शेड्स होते हैं, हर प्लांट्स का एक ही ग्रीन शेड है, इवन इन द सेम प्लांट। You can look for the answer on this question by trying separate the leaf pigments of the any green plant through paper chromatography से chromatographic separation होते हैं, तो उसमें जो लीफ के पिगमेंट्स होते हैं they show color that we can the leaves not due to a single pigment but due to 4 pigment। क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन द क्रोमेटोग्राम होते हैं जो क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट करता है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, ये जो क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। येलो ग्रीन ज़ैंथोफिल येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, कैरोटीनॉइड्स येलो और ऑरेंज कलर, तो इसमें अलग अलग ऑरेंज में अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स एब्जॉर्ब होती हैं और उसका फंक्शन अलग अलग होता है। तो नाउ सी वेरियस पिगमेंट्स प्ले करते हैं। पिगमेंट्स दे आर द सब्सटेंसेस that have an ability to absorb light at a specific wavelength। तो ये पिगमेंट जो होते हैं अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। आप गेस कर सकते हैं कौन सा है। यू स्टडी द ग्राफ एबिलिटी, ए पिगमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट डिफरेंट वेवलेंथ्स, जैसा कि आप ये 13.a, तो ए एब्जॉर्ब्स स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ये ए बी और कैरोटीनॉइड्स किस वेवलेंथ में, अलग अलग वेवलेंथ्स की ये लोग लाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं। Another absorption look, if you look there in this, so can you see that wavelengths at which there is a maximum absorption of A and in the blue and the region, and also shows high rate photosynthesis। जो A और B में ये देखिए हायर एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल B और A, ये जो A है ये ब्लू और ग्रीन लाइट जो होते हैं सबसे ज्यादा वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और जिसमें जो है फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है इन ब्लू एंड रेड, higher rate of photosynthesis होता है। तो you can chlorophyll A is the chief pigment associated with the, so chlorophyll is A, and by looking the figure 11 you can say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption of chlorophyll and the action of the spectrum photo। भाई A graph showing action of spectrum photosynthesis, C जो होता है ये वाला जो ग्राफ शो करता है photosynthesis superimposes absorption of spectrum chlorophyll A, ये chlorophyll A और ये chlorophyll B, क्या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शंस अलग, तो ये जो लेते हैं अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब these graphs together they show that most of the photosynthesis takes place in the blue and red regions, blue और red है, and some photosynthesis does takes place in the other wavelengths also, variable जो होते हैं वो कुछ भी होता है। So chlorophyll is the major responsible pigment for trapping light, like thylakoid pigments, chlorophyll B, xanthophylls, carotenoid, they are called accessory pigment। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophylls और carotenoid, तो जो मेन है उनको हम accessory pigments करते हैं। They absorb light and transfer energy to chlorophyll A। Indeed, they not only wider range of wavelength coming, but for also protect chlorophyll A from photo-oxidation, जिससे कि chlorophyll A का photo-oxidation, ये अलग अलग photons होते हैं, ये light energy absorb करते हैं और उसके बाद ये acceptor chlorophyll A को देते हैं। Light reactions or the photochemical phase include light absorption। photochemical मतलब photo means light, लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होते हैं उन्हीं को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें कि लाइट एब्जॉर्ब होती। वाटर स्प्लिटिंग मींस फोटोलिसिस ऑफ वाटर, water is dissociated into hydrogen and hydroxyl ions, oxygen is released and the formation of high energy chemical compound intermediates ATP। यानी कि इसमें वाटर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है
वाटर का फोटोलिसिस होता है, वाटर स्प्लिट होता है, और एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। 3 चीजें होती हैं। एंड सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दे आर इन, और इसके कई कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व है। तो पिगमेंट सिस्टम दे आर अरेंज्ड इनटू द डिस्क, मतलब सेपरेट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं व्हेन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, they are named in the sequence of their discovery, not in the sequence in which they function during the life. फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, इन दोनों का नाम इनके फंक्शंस के बेस पे नहीं 1 एंड 2 किया है। ये पहले कौन सा डिस्कवर हुआ, बाद में कौन सा डिस्कवर हुआ, उस डिस्कवरी के बेस पर इनको फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 का नाम दिया गया है। The light harvesting system LHC, they are made up of hundreds of pigment molecules bound to protein. इसमें जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स यानी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाउंड होते हैं, यहाँ पर ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। दे आर द एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं, और इस लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को ही हम एंटीना कहते हैं। एंड दिस पिगमेंट हेल्प्स टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। और यही जो पिगमेंट्स होते हैं, यही है एब्जॉर्बिंग सरफेस है जो कि अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, and they help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths. Single chlorophyll molecule forms reaction center, जो अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है उसके रिएक्शन सेंटर को फॉर्म करता है। जैसे क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700, while photosystem 2 absorption peak at 100, 680। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही फोटॉन्स ऑफ लाइट फाइल होती है जो उसके ऊपर, तो पहले जो ये मॉलिक्यूल सिस्टम क्लोरोफिल मतलब 600 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 7 को करते हैं, ये जो है वो 80 से 85 के एब्जॉर्ब करता है, ये क्लोरोफिल 690 नैनोमीटर वेवलेंथ को, फिर ये 700 को आकर के यहाँ जाता है। ये फोटोसिस्टम सेकेंड में। फोटोसिस्टम 1 में फोटॉन्स ऑफ लाइट होते हैं, ये जो पहले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 600 मिलीमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके नीचे अगर और तेज लाइट होती है तो वो 660 को, फिर उसके नीचे 670 वेवलेंथ की लाइट को, 78, 80, फिर ये 680, फिर ये 690 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तब इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके एक्साइटेड होता है जो कि बाहर आता है। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। आपको पता चल कि मतलब जो सिस्टम होता है नैनोमीटर को P700 फोटोसिस्टम 7 में, फोटोसिस्टम सेकेंड में, और मैक्सिमम 680 नैनोमीटर या 690 नैनोमीटर तक होता है फोटोसिस्टम 1 में, 6 एटोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फोटोसिस्टम सेकेंड में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स 600 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। जो 600 की रेड लाइट होती है, इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फर्दर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स में लाइट हुआ, एनर्जी एक्साइट हुई है, तो वो जंप होकर अपने दूसरे ऑर्बिट में आता है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी ना, इलेक्ट्रॉन दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्बिट एंड देन दे आर पिक्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये जो देन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसमें होता है ये साइटोक्रोम सिस्टम होता है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जैसा कि आपने देखा है ये डाउनहिल। ये देखिए जो ऊपर से नीचे की तरफ डाउनहिल में जो इनका है एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन, द मूवमेंट इज डाउनहिल, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप, दे पास ऑन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन चेन से ये पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो ट्रांसपोर्ट के समय ये जरूरी नहीं है कि अपनी एनर्जी को लूजे। जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ये कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता है, जो कि पास करते हैं। बट साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम वन ऑल्सो, यानी कि फोटोसिस्टम 2, ये फोटोसिस्टम ये 2 है, ये 1 है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं जब ये रेड वेवलेंथ लेस P700 के रिलीज करते हैं। यहाँ पर 680 नैनोमीटर, यहाँ पर जो है ये 680 नैनोमीटर की लाइट, और यहाँ पर जो है ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है।
को एब्जॉर्ब करता है साइमल्टेनियसली। तो जब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, देन दे रिसीव द रेड लाइट वेवलेंथ ऑफ 700 मीटर, दे ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। यहाँ से ये फेराडॉक्सिल मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करके लाइट, फेराडॉक्सिल लाइट मॉलिक्यूल को पास आउट करते हैं लाइट, एंड व्हेन दे ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल, यानी कि जब हाई लाइट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो ये सीधे आगे बढ़ते चले जाते हैं, and then they are moved to downhill again and time when they reach NADP, and NADP reductase एंजाइम जो प्रेजेंट होता है ये स्ट्रोमा, उसके स्ट्रोमा के नहीं, सॉरी, इसके ग्रैनम के अंदर जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो NADP को NADPH में, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होते हैं, उस वाटर से जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं NADP को NADPH में चेंज करते हैं। तो होल स्कीम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड अपहिल टू द एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1, यानी कि जो ये यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 है, ये आपका फोटोसिस्टम 2 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ये फोटोसिस्टम 1 पे एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर टू द अनदर रिसेप्टर एंड फाइनली डाउनहिल। फाइनली डाउनहिल जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, जब वो नीचे जाता है तब वो जो है NADP को NADPH में रिड्यूस करता है। इसी को हम Z स्कीम कहते हैं। एज द कैरेक्टरिस्टिक शेप, एंड शेप इज फॉर्म व्हेन ऑल कैरियर्स आर प्लेस्ड इन द सीक्वेंस ऑन ए रिडॉक्स पोटेंशियल। अच्छा, अब वाटर के स्प्लिट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एज यू नो, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसा फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ये फोटोसिस्टम 2 में आ जाता है, तो जो ये अनआयनाइज्ड स्टेट है यहाँ पर ये कैसे अपनी नॉर्मल स्टेज में आएगा, तो उस नॉर्मल स्टेज में आने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दैट वर नॉट मूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम मस्ट बी रिप्लेस्ड, जो वहां पे रिमूव्ड हो गए हैं मूव, तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसे के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम्स 2 where water splits into hydrogen and oxygen and electrons, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट होते हैं, and they creates oxygen net products of photosynthesis, electrons needed to replace those removed फोटोसिस्टम। यानी कि जो ये फोटोसिस्टम होता है, ये फोटोसिस्टम जो होता है ये फोटोसिस्टम 2 में होता है, फोटोलिसिस वाटर यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। हियर यहाँ पर क्या है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द एंटीना ऑफ द थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड मतलब ये जो ग्रुप होता है ग्रैनम का, जो ढेर होता है उसको, जो हीप ऑफ द ग्रैनम, दैट इज कॉल्ड थाइलेकॉइड। तो वहां से जो प्रोटॉन जो ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं ये रिलीज करते हैं ल्यूमन, यानी कि उसके बीच में ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, आप इसको देखिए, उसके ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ये वाटर है, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस में स्प्लिट होता है, फिर ये हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं ये 4OH और इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो जो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं ये रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं और ऑक्सीजन, यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है ये वाटर से निकलती, तो जब हम इसको कंबाइन करके रिएक्शन देते हैं तब ये बनती है वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन। आपकी बुक में ये दी है, आपके ये स्टेप्स नहीं, मेरे ख्याल से जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये स्टेप, ये जो रिएक्शन है एकदम से क्लियर हो जाएगा। आई होप इट इज सो। सो दैट इज व्हाट मेंशन की जो 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं। अब इसमें जो ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें एक ये तो हुआ है, ये होता है, ये जब यहाँ से फोटोसिस्टम 1 से होता है, यहाँ से निकल के यहाँ, ये तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, ये यहाँ से फोटोसिंथेसिस होते हैं, फिर एक्सेप्टर से आकर के वापस जाते हैं, तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। अब इसमें आप देखेंगे, ये देखिए आपको होता है, ये है फोटोसिस्टम 2, ये है फोटोसिस्टम 1, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ 600 नैनोमीटर, तो यहाँ से ये प्लास्टिक यूनियन मॉलिक्यूल्स के द्वारा कैच हुए, प्लास्टोन से ये साइटोक्रोम बी में पास हुआ, साइटोक्रोम बी से ये साइटोक्रोम एफ में, तो जब ये साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ में पास होता है तब ये एडीपी मॉलिक्यूल फॉस्फेट एनर्जी गेन करके एटी में चेंज होता है, वहां से फिर ये प्लास्टोसाइनिन मॉलिक्यूल से आता है, वहां से फिर ये फोटोसिस्टम 1 में आता है। अच्छा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो कैरिड बाय फेरेडॉक्सिन, वो फेरेडॉक्सिन NADP को या FAD को FADH2 में चेंज करता है अगर रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। अगर रिडक्टेज जो कि स्ट्रोमा में अगर होता है तो स्ट्रोमा में ये NADPH2 फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ इसका फॉर्मेशन में चेंज होता है, और अगर ये अवेलेबल नहीं है
तो ये रिलीज एनर्जी और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइटोक्रोम बी में पास होते हैं, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ। जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ में पास होते हैं तब एडीपी जो है एटीपी में चेंज होता है हमारे। तो यानी कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे थे तो वहां से पास होते हुए वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होकर अपनी पोजीशन पर नहीं आता, इसको जो हम कहते हैं वो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाद में जो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पास होते हैं, जिससे कि ये ऑक्सीडाइज स्टेज में आ पाता है। अब इसमें आपके में ज्यादा क्लियर नहीं दिया हुआ है। तो लिखित ऑन दे हैव द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। यानी कि जो केमिकल एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी के बॉन्ड के फॉर्म में चेंज होती है। तो स्पेशल सब्सटेंस जो एटीपी दे कैरी द हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड। सो द प्रोसेस थ्रू, तो एटीपी और एनएडीपीएस ये एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिससे कि हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स। एटीपी जो है सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी, भाई जब रेस्पिरेशन होता है तब भी वो होता है। और फॉस्फोरिलेशन होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन लाइक, तब भी एडीपी फॉर्म होता है। एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बॉन्ड उसमें जुड़ते हैं, तब देन एडीपी चेंजेस इनटू एडीपी। भाई एडीपी में इनऑर्गेनिक, ये एडीपी है, इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ तो यही एडीपी एटीपी में चेंज हो जाता है। एंड व्हेन टू फोटोसिस्टम वर्क इन सीरीज, जब दोनों फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 एंड 1, देन द प्रोसेस नॉन साइक्लिक फोटो। तो नॉन साइक्लिक फोटोसिस्टम 1 में ही होता है। So the two photosystem connected through an electron transport chain as seen earlier, Z scheme। यानी कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फोटोसिस्टम, जहाँ फोटोलिसिस वाटर फोटोसिस्टम 2 में होता है, वहां से पास फोटोसिस्टम 1 में होते हैं। तो वो जो है फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों को कंबाइन करता है। When only photosystem 1 is functional, then the electron circulated with the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow। जब सिर्फ फोटोसिस्टम 1 काम कर रहा होता है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर फोटोसिस्टम 1 से आते हैं, लाइट फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, वहां से एडीपी एटीपी में चेंज होता है और वापस इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर फोटोसिस्टम सेकंड, स्ट्रोमा और लैमेली मेम्ब्रेन दे लैक फोटोसिस्टम सेकंड, उनके फोटोसिस्टम नहीं होता है एज वेल, तो वहां पर लैक क्यों करते हैं? क्योंकि एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा में नहीं होता है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, लैमेली जो ग्रैनम को इंटरकनेक्ट है, तो जो ग्लाइनी के जो लैमेली के मेंबर्स होते हैं उसमें एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइड होते हैं तो दे पास ऑन टू Na, बट इट इज साइकिल्ड बैक टू फोटोसिस्टम 1। एनएडीपी में जाते तो हैं लेकिन वो एनर्जी उसको स्टोर नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वो साइक्लिक फ्लो के जरिए एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, बट NADPH2 नहीं बनता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा फोटो सिस्टम में तो NADP NADPH2 का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। तो वहां से मॉलिक्यूल यहाँ पर साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ प्लास्टोसाइनिन के थ्रू जरिए वापस अपनी पोजीशन पर आता है। तो फॉर्मेशन होता है एटीपी मॉलिक्यूल, ना कि एडीपी एचटी का। एंड दे आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। तो वो जो 700 में जो 600 नैनोमीटर वेवलेंथ के होते हैं वो एक्साइट होते हैं उसके लिए। अब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, अब देखिए लेट अंडरस्टैंड, जैसे अब इसमें क्या होता है, एटीपी सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेसाइज हुआ। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। जैसे कि रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एटीपी सिंथेसिस लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन ग्रेडियंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। तो उसमें जो होता है प्रोटीन मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन जो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है क्रिस्टी होता है, उसमें होता है। बट एक डिफरेंस है, प्रोटॉन एक्यूमुलेशंस टुवर्ड द इनसाइड द मेम्ब्रेन, उसमें जो प्रोटॉन्स के एक्कोमोडेशन F1 ऑक्सीजोम पार्टिकल में होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है। रेस्पिरेशन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दोनों आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस में स्टोर करते हैं, वो हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पोलराइजेशन एग्रेगेशन अक्रॉस जो टेक्स प्लेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो
ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जो स्टेप जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, ल्यूमेन के अंदर होता है। इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, अंदर मेम्ब्रेन की तरफ होती है। तो फोटॉन्स ऑफ द हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, दे आर जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वाटर से स्प्लिट होने से होते हैं। और लेक ल्यूमन यानी थाइलेकॉइड, यानी कि जो थाइलेकॉइड्स का ल्यूमन जैसे ये है, तो इसके ल्यूमन के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे। होता क्या है, फर्स्ट केस में एज इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द फोटोसिस्टम्स, protons are transported across the membrane. तो when because primary acceptor electrons which is located towards the outer side, जो primary acceptor जो cytochromes होते हैं ये इसके बाहरी membrane की तरफ होते हैं, membrane की तरफ होते हैं। तो electrons not in carrier but to an hydrogen carrier, the molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. तो वो जो है स्ट्रोमा से इसको अलग कर देता है। तो जो ये साइटोक्रोम है, ये हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं ये इसमें अंदर ल्यूमन की तरफ एक्यूमुलेट, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ, ये भी जो इलेक्ट्रॉन्स को जो पुश करता है, जो प्लास्टोसाइलिन मॉलिक्यूल्स से भी जो एक्यूमुलेट होते हैं यहाँ से वापस वो फिर इसी तरह। और अगर जो साइटोक्रोम बी से होते हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स वापस सरफेस की तरफ जाते हैं। देखो, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर, molecules removes proton from the stroma while transporting electron. When these molecules bounce on the electron to the carrier on the inner side of the membrane, proton is released to the inner side of the lumen of the membrane. जब यहाँ से वाटर रिलीज हो तो हाइड्रोजन आयन ल्यूमेंस, यानी कि इसके बीच में यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन आयंस होते हैं। लेकिन जब साइटोग्रीन से साइटोग्रीन में एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो ये जो लाइट जो फोटोसिस्टम सेकंड से जो होता है, जो ब्लड स्रोत होते हैं, ये भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, जबकि यहाँ पर जो फोटोसिस्टम 1 में जो NADPH थी, तो इससे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन पास होकर के यहाँ पर आता है। अच्छा, NADP reductase enzyme, it is located in the stroma side of the membrane. So along with electrons come the acceptor photosystem of protons. तो NADP, NADPH are removed from the stroma. जो ये रिमूव कर देते हैं स्ट्रोमा से, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये NADP को NADPH में यहाँ पर चेंज होता है प्लास्टोसिल से फोटोसिस्टम 1 में, जो P700 लाइट को एब्जॉर्ब, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर ऑल्सो रिमूव। तो प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर, तो वो उसको एब्जॉर्ब, तो स्ट्रोमा में जो है कम हो जाते हैं, ल्यूमन में प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, तब चूंकि इंक्रीज प्रेशर होता है, तो इंक्रीज प्रेशर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो वापस, तो जो एनर्जी होती है, तो फिर एडीपी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये साइटोक्रोम में फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर वो NADP रिडक्टेस एंजाइम्स नहीं होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा डिक्रीज इन द नंबर, ल्यूमन वो एक्यूमुलेट होगा ही होगा। तो इसमें वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द फोटोन ग्रेडियंट, भाई ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट में हम लोग क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इससे लेट्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमा। भाई जब यहाँ पर एक्यूमुलेशन ज्यादा है तो ये मेम्ब्रेन में क्या होगा, यहाँ पर होगा, जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पुश करेंगे, जो यहाँ पर हाई है यहाँ पे लो है, तो नेचुरली मूवमेंट हाई से लो की तरफ होगा। जब हाई से लो की तरफ आएगा तब यहाँ पर जो एडीपी इनऑर्गेनिक सिंथेसिस जो होता है, केमी आइसोमेसिस, तो उसका सिंथेसिस होगा। यहाँ पर ऑलरेडी एंजाइम जो यहाँ पर है, जो एडीपी से चेंज कर, यहाँ पर एनएडी, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से रिमूव होंगे, जब यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जब प्रेशर से यहाँ पर निकल के बाहर जाएंगे, तब ये NADP रिडक्टेस। लेकिन जब NADP रिडक्टेस एंजाइम्स ही नहीं होगा तो वो वहां पर कैसे बनेंगे, तब वहां पर ADP ATP में ही चेंज होता है। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द movement of protons across the membrane to the stroma through the transmembrane channel and the cytochrome F of the ATP synthesis. So ATP synthesis enzyme that consists of two parts, one called CF2, it is embedded in the thylakoid membrane and forms the transmembrane channel that carries out the phylated diffusion. तो वो membrane जो protons के across में diffuse है, और जो proton जो होता है, ये जो cytochrome F, it produces in the outer surface of the thylakoid, जो बाहर की तरफ होता है, and that faces the stroma.
तो जो ब्रेकडाउन ग्रेडियंट तो प्रोवाइड प्रॉपर एनर्जी जो होती है उससे प्रोडक्ट से निकलती है वो एटीपी सिंथेसिस, तो विच मेक्स सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड इन। तो इससे जो कई मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो केमियोस्मोसिस दैट रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप, जिससे कि ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडियंट, जिससे कि एटीपी सिंथेसिस जो कि साइड में प्रेजेंट होता है उससे एटीपी का फॉर्मेशन हो। तो थाइलेकॉइड के ल्यूमन में प्रोटॉन्स जब ज्यादा होंगे, प्रेशर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, एनएडीपी रिडक्टेज होगा नहीं वहां पे, तो नेचुरली एडीपी एटीपी सिंथेसिस एंजाइम उसमें अलाउ करके डिफ्यूजन होगा, जिससे कि एटीपी का सिंथेसिस और एटीपी सिंथेसिस एंजाइम कैटेलाइज करके एडीपी को एटीपी में चेंज करेगा। NADPH is produced by the movement of electrons। NADP NADPH में चेंज करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स वहां पर NADPH रिडक्टेज प्रेजेंट होगा। तो AT will be used immediately in the biosynthesis takes place in the stroma। तो जब बायोसिंथेसिस यानी कि डार्क रिएक्शन जो होती है उसमें जो ये यूज होते हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन निकलती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एंड एडीपी चेंजेस इनटू एटीपी, NADP चेंजेस इनटू NADPH, right? Now, where are the ADP and NADPH used? As we have learned, products of light reaction are ATP, NADPH to OT। यानी कि जब लाइट रिएक्शन होती है तो लाइट रिएक्शन में ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, NADPH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, और जबकि ATP और NADPH होती हैं ये यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। एक्यूरेटली द फॉर्मेशन ऑफ शुगर के फॉर्मेशन होते हैं जिसे कि हम बायोसिंथेटिक फेस फोटोसिंथेसिस का कहते हैं। इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होती, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जैसे NAD, ATP एंड NADPH, बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो यूटिलाइज होता ही होता है। इसे वाटर का फोटोलिसिस आपके ये लाइट रिएक्शन में हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन डार्क रिएक्शन में होगा। नो यू वंडर हाउ दिस इज वेरीफाइड, आप कैसे वेरीफाइड करें कि ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस में इसको यूज होता है। तो अगेन वी स्टार्ट दैट how ATP and NADPH they are used in biosynthesis phase। Biosynthesis phase में जबकि अर्लियर कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइन विद वाटर टू प्रोड्यूस CH2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी पहले ही, CH2 या शुगर्स के फॉर्म होते हैं। तो इट वाज द इंटरेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट हाउ टू फाइंड आउट कि हाउ द रिएक्शन, तो ये साइंटिस्ट के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत पहले से ही थी पूरी एक्शंस को ढूंढने के लिए कि आखिर ये होता कैसे। what the first product form carbohydrate is taken into the reaction or fix। जो पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो कौन सा आता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ, रेडियो आइसोटोप्स का बेनिफिशियल यूज हुआ। सो द वर्क ऑफ मेल्विन एंड कैल्विन इज एग्जाम्पल। कैल्विन साइकिल फेमस है। अकॉर्डिंग टू हिम कैल्विन साइकिल जो है वो ज़्यादा जो, हालांकि उसके पहले एल्गल में फोटोसिंथेसिस की स्टडीज हुई, डिस्कवरीज हुई, CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये हुआ। बट द बायोसिंथेटिक पाथवे दैट वाज कॉल्ड कैल्विन साइकिल आफ्टर ही, कि फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी कि जब कार्बन और ऑक्साइड कंबाइन होती है तब फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ जो इससे कंबाइन होता है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, PGA। एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज इट कंबाइन, मतलब कितने कार्बन एटम्स इसमें कंबाइंड होते हैं। साइंटिस्ट आल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल द प्लांट्स PGA as the product of CO2 fixation, but whether some other product was formed in other plant। कुछ प्लांट्स में तो PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये थे। तो जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए कि वाइड रेंज ऑफ द प्लांट, जो अनदर ग्रुप प्लांट था तो उसमें जो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुआ वो ऑर्गेनिक एसिड था, बट इट वाज ए 4 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, जबकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो फॉर्म हुआ इट इज अ 6 कार्बन C4 कार्बन कंपाउंड। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्रेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सेड टू बी द 2 मेन टाइप, C3 pathway, C4 pathway। C3
C3 पाथवे जिसमें कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर के हुआ है वो था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 प्लांट्स में पाथवे में जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होने से वो था OAA, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. तो these two groups of plant they are associated with the characteristic. अब ये प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप देखिए हाउ दे आर गोइंग टू एसेस. तो we ask the question whether scientists who is struggling to study the dark reaction कि how carbon atoms molecule they are accepting the fixation of carbon dioxide. अगर 3 कार्बन कंपाउंड का हो तो जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, बट सम unexpectedly showed that acceptor molecule was 5 carbon compound keto sugar जो कि रेबुलोज बाइफॉस्फेट. लेकिन ये रेबुलोज बाइफॉस्फेट जब 6 कार्बन कंपाउंड के साथ कम हुआ है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड हुआ तो CO में C में एक कार्बन हुआ, तो मिला के 6 कार्बन कंपाउंड हुए. तब ये 6 कार्बन कंपाउंड कंबाइन होकर 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, दैट इज PGA. लॉन्ग टाइम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. द फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड, C3 एसिड मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्म हुआ. प्राइमरी एक्सेप्टर 2 कार्बन कंपाउंड दे स्पेंट मैनी इयर्स ट्राइंग. बहुत साल तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तब इन्होंने इस चीज को डिस्कवर कर पाया. तो मेन जो होता है वो जो C3 कैल्विन साइकिल C3 प्लांट्स में होता है. कैल्विन ये साइंटिस्ट का नाम है और उसके साथ काम करने वाला, ही वर्कड आउट द होल पाथवे. उन्होंने पाथवे में जो काम किया कि द रिबेलुस बाइफॉस्फेट वाज जनरेटेड, मतलब ये कंबाइन होता है, डर्स करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए. तो जो कैल्विन पाथवे ऑपरेट्स द शुगर इज सिंथेसाइज, तो उसके लिए वेरी क्लियरली उन्होंने किया सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के लिए. तो दे हैव डिस्कवर्ड C3 और C4 पाथवे. उसमें इनको C3 या C4 पाथवे फॉर अंडरस्टैंडिंग कैल्विन साइकिल दे आर डिस्क्राइब. इसमें 3 स्टेजेस होती हैं C3 पाथवे में: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. कार्बोक्सिलेशन मतलब it is fixation of CO2 into a stable organic intermediate. एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करने पे. इसमें काफी स्टेप्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगी क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन रिबेलियस बाइफॉस्फेट. इट इज कैटलाइज्ड रिबेलियस बाइफॉस्फेट. तो इसमें कैसे होता है इसमें एंजाइम काम करता है रिबेलियस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. रिबेलियस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इससे कंबाइन होकर के 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉर्म करता है. एंड एंजाइम ऑक्सीडेशन एंजाइम एक्टिविटी जो होती है रिबेलियस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीडेनेज, यानी कि कार्बन भी प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन भी रहती है. तो ये जो कार्बन है रिबेलियस रिबेलियस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन. CO मींस कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, दोनों एंजाइम्स कार्बोक्सिलेशन में रहते हैं. अब इसका जो सेकंड स्टेप आता है रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होता है? देयर इज सीरीज ऑफ रिएक्शन, कई रिएक्शंस होती हैं इनके फॉर्मेशन में ग्लूकोज में. द स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP. इसमें 2 मॉलिक्यूल ATP के यूटिलाइज होते हैं फॉस्फोरिलेशन में, 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स जो रिड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ, एंड फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कंबाइन करते हैं इन द साइकिल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए ग्लूकोज पाथवे. और जब ये काम होते हैं तो इसमें रिजनरेशन क्या होता है? जो NADPH, जो हाइड्रोजन बॉन्ड NADP में अटैच्ड होकर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की जगह, और साथ साथ ATP. और इसमें क्या होता है? रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर, यानी कि CO2 रिसेप्टर को रीजनरेट रिबेलियस बाइफॉस्फेट आखिर में अनंत बाद में बचता है, प्लस ATP का फॉस्फोरिलेशन होता है रिबेलियस बाइफॉस्फेट, जिससे कि ATP चेंजेस इनटू ADP.
ये देखिए केल्विन साइकिल है, इसमें रिबोल्यूज 1,5 डाइफॉस्फेट है, इसमें एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया, कार्बोक्सिलेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये रिबोल्यूज 1,5 डाइफॉस्फेट रिबोल्यूज बाई कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बनाता है। अब ये दो रिड्यूस होते हैं तो ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, दैट इज शुगर स्टार्च। तो जब 3-फॉस्फोग्लिसराइड से कार्य साथ शुगर बनती है तो उस शुगर बनने के दौरान एटीपी और एनएडीएच, एटीपी चेंजेस इनटू एडीपी, मतलब एक फॉस्फेट बॉन्ड निकल जाता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो शुगर फॉर्मेशन में काम आती है, और एनएडीपी इज रिड्यूस टू एनएडीपी, फॉस्फेट बॉन्ड निकलता है। इस फॉस्फेट बॉन्ड निकलने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये शुगर के फॉर्मेशन में होती है। तो जब ये शुगर फॉर्मेशन होता है तो उससे रीजनरेशन क्या होता है, यही एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होता है और एनएडीपीएच से एनएडीपी फॉर्मेशन होता है, जो कि वापस फिर कार्बोक्सिल। तो एक जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये देखिए, एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग केल्विन, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 एटीपी एंड 2 NADPH रिक्वायर्ड। तो जब एक कंप्लीट होता है तो उसमें 3 मॉलिक्यूल्स एटीपी के चाहिए होते हैं और 2 एटीपी के चाहिए। अब चूंकि शुगर फॉर्मेशन में 6C6H12 होता है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन करते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के निकले और 3 एटीपी एक रिएक्शन में, यानी कि जब एक रिएक्शन होता है तो इसमें 3 एटीपी मॉलिक्यूल 3 फॉस्फो करना है तो 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस टू एडीपी। तो जब 6 टाइम्स होगा तो 3 इंटू 6 18, तो 18 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं और 18 एटीपी चेंजेस इनटू एडीपी। अगेन ये एडीपी फिर से लाइट रिएक्शन में एनर्जी गेन करके एडीपी में चेंज होते हैं। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स NADPH के होते हैं, 2 मॉलिक्यूल हुए, 3 ATP मॉलिक्यूल्स, यानी कि ATP के 3 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, NADP के इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब इसको 6 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 18 ATP, इसको 6 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 12 NADPH मॉलिक्यूल। तो ये क्या होता है, 18 ATP ADP में चेंज होते हैं और 12 NADPH NADP में रिड्यूस्ड होते हैं। तो NAP used in the dark reaction in the cyclic phosphorylation to make one molecule of it, एक मॉलिक्यूल यूज का 6 टर्न्स है, यानी कि जब 6 बार ये साइकिल कंप्लीट होता है तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। हाउ मेनी ATP NADP will be required to one molecule of it, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 CO2 मॉलिक्यूल्स का होते हैं, 12 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए और 12 NADPH। CO2 तो कंबाइन होकर ग्लूकोज में फॉर्म होता है, ADP रिड्यूस टू ADP, NADPH टू NADP, राइट? Now the C4 pathway. Plants that are adapted to dry tropical regions, they have C4 pathway, as you mentioned it earlier. But the plants, the C4 प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो C4 पाथवे, उसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो होता है वो से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। जबकि C3 पाथवे कासस में जो कंपाउंड फॉर्म होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द C3 प्लांट। तो क्वेश्चन अब इसमें क्यों, क्योंकि C3 प्लांट्स ये स्पेशल होते हैं। क्या कैसे स्पेशल होते हैं कि दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी, यानी क्रेंस एनाटॉमी होती है, इसमें पैलिसेड्स और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर्स, जो कि हायर टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। दे ऑल्सो रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, जबकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज होती है, हाई होती है, उसमें भी ये रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें भी इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। एंड दे लैक ए, और इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। डिफरेंस, दे शो हाईलाइट, मतलब उनमें हाईलाइट रिस्पॉन्स, हाई लाइट इंटेंसिटी प्लस हाई टेम्परेचर, दोनों पर वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। जबकि C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन भी होता है और हाई लाइट इंटेंसिटीज पर ये उतना अच्छा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अगर वर्टिकल सेक्शन C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स का
then you will notice the difference, क्योंकि because they have similar cells around the vascular bundle sheath. लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं इनके vascular bundle sheath में जो होते हैं इसमें लार्ज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उस क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना प्रॉपरली प्रेजेंट बंडल शीट में नहीं होते हैं. सेल्स अराउंड द C4 vascular प्लांट, जो C4 vascular प्लांट्स होते हैं उनके जो बंडल शीट सेल से कवर्ड थे, which have such anatomy, Kranz anatomy. Kranz means ray, means the reflection of arrangement of the bundle sheet. कई लेयर्स में होती हैं, वस्कुलर बंडल्स के आसपास होती है, एंड दे वर कैरेक्टराइज्ड टू हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब इनके क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और इसमें गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है तो गैसेस एक्सचेंज भी नहीं आता है. जैसे C4 मोनोकॉट्स में होता है, जैसे मेज है, सोरगम है, ग्रेन्सन और मोनोकॉट्स में होता है, मतलब ये ऐसे होते हैं, इसमें दोनों सरफेस में लाइट जो होती है वो एक सी पड़ती, और जबकि डाइकॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें अपर सरफेस रिवील्स मोर लाइट एंड द लोअर सरफेस गेट डिफ्यूज लाइट. तो लोअर सरफेस पे क्या होता है कि लोअर सरफेस पे इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटास ज्यादा होते हैं और इंटरसेलर से. अब इसमें चूंकि दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ लाइट होती है, जो कि दोनों टाइम सेम होगी, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटास भी कम होते हैं, और नंबर ऑफ स्टोमेटास का डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों तरफ एक सा होता है. तो मेज या सोरगम, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नोट द लीस्ट डाइवर्स स्पीशीज. इसको आप कन्वर्स करेंगे कि बंडल शीट जो वस्कुलर बंडल से होती है, प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट दैट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई. ये जो बंडल शीट होती है, ये बंडल शीट जो इनकी प्रेजेंट होती है, बंडल शीट जो वस्कुलर बंडल्स की होती है, इसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसमें कि ग्रेना कम होते हैं, लेस होते हैं, लेस डेवलप्ड ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, जबकि मीजोफिल सेल्स जो अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसमें जो है वेल डेवलप्ड ग्रेना सेल्स होते हैं. तब इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं कि नाउ यू स्टडी इन द पाथवे, कि दिस पाथवे दैट बी नेम्ड एज हैशलैग, जो हैशलैग पाथवे होता है, इसमें क्या प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोएनॉल पायरुवेट जो होता है प्रेजेंट होता है मीजोफिल्स में, लेकिन जो एंजाइम इसके लिए प्रेजेंट होता है फिक्शन की, फॉस्फोएनॉल कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है. बट टू रजिस्टर मीजोफिल लैक्स रिबोल्यूज बाइफॉस्फेट कार्बोनेज एंजाइम. इसके अंदर ये तो प्रेजेंट हुआ फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, लेकिन रिबोल्यूज बाइफॉस्फेट कार्बन ऑक्सीजन कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट होता है. इसलिए चूंकि ये एंजाइम एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसमें 4C4 एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है मीजो सेल्स में. ये ऑक्जेलिक एसिड जो है बाद में चेंज होकर के मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनता है, और इस मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के बनने के बाद ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनता है, इसमें कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड. फिर वो क्लोरोप्लास्ट के बेडशीट में अंतर होता है, तो ये डिसोसिएट जब ये होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तब ये अगेन फिर उसमें जा करके कार्बोक्सिल रिबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है. देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर मीजोफिल लैक्स रिबोलोज. तो क्या आता है, कार्बन कंपाउंड ये मैलिक एसिड, ये ऑक्जेलो एसिटिक हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक कंपाउंड जल्दी ही उससे ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड मीजोफिल सेल्स में पहुंच गए, विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल, जो कि बंडल शीट में ट्रांसफर होता है. अब इस बंडल शीट सेल से क्या होता है, ये एसिड्स ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. कौन पहले आपका ऑक्जेलो एसिटिक बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये चेंज होता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में. अब मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बंडल शीट में हो जाते हैं, वहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के बाद उसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. अब 3 को वही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड ट्रांसफर टू द मेसोफिल बैक. अब ये जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, अगेन कंप्लीटिंग द साइकिल. जो फॉस्फोएनॉल पायरुवेट अगेन करता है तो हैशेज साइकिल कंप्लीट होता है. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई बंडल शीट से, तब ये C3 कार्बन मतलब कैल्विन पाथवे में जो फॉस्फोएनॉल पायरुवेट है वापस वो जो C3 साइकिल है उसी में जाता है. तो बंडल शीट सेल्स जो होते हैं, दे वर रिच इन द एंजाइम रिबोल्यूज बाइफॉस्फेट, जो बंडल शीट में रिबोल्यूज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, और ये एंजाइम मेसोफिल सेल में एब्सेंट होता है, बट लैक्स फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम. तो इसलिए जो बेसिक पाथवे रिजल्ट होता है फॉर्मेशन का जो होता है कैल्विन पाथवे, जो बेसिक है वो तो सेम है, बट कैल्विन पाथवे अकर्स इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द सी प्लांट,
एंड C4 प्लांट्स में जो पाथवे जो हैचलेक साइकिल होता है वो किस में होता है, वो बंडल शीट में होता है। जैसे ये देखिए, ये है मीजोफिल सेल्स, ये है बंडल शीट। तो मीजोफिल सेल्स में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट होता है, फिक्सेशन होगा तो C4 कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, ये ट्रांसपोर्ट होता है फिर बंडल शीट में। जब बंडल शीट में आएगा तो C4 एसिड डिकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल पर ये C3 एसिड फॉर्म करता है, तो एस्पार्टिक एसिड प्राप्त है। अब ये C3 एसिड ट्रांसफर होकर वापस इसमें रीजनरेट होता है C3 एसिड फॉस्फोएनॉल जो सेल में, फिर ये जो है C3 एसिड होगा, तब ये फिर वापस कैल्विन से, तो यहाँ पर जाने पे फिर ये फॉस्फोएनॉल पायरुवेट वापस रिलीज कर देता है, तब ये वापस पायरुविक एसिड बनता है, मतलब वो निकल जाए तो वापस ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर ये C3 पाथवे को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैल्विन पाथवे अकर्स इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द प्लांट, जो कैल्विन पाथवे, और C4 प्लांट्स में जो हैचलेक पाथवे, हैचलेक साइकिल पाथवे जो होता है वो बंडल शीट में होता है। फोटो रेस्पिरेशन, C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस। C3 is a photo. To understand photo respiration, you must have the little bit knowledge. First step, Calvin pathway में कार्बन डाइऑक्साइड के फर्स्ट स्टेशन, इसमें क्या होता है, रिबोलोज बाइफॉस्फेट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid and catalyzed by the enzyme ribulose biphosphate carboxylase oxygenase है। तो रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, इससे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-phosphoglyceric एसिड के। अब ये रिबुलोज बाइसल्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस जो कि मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, it is characterized by the fact it is the active site to bind CO2 as well as O2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ही ये बाइंड कर सकता है। तो ये जो एंजाइम है रिबुलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीलेज, इट हैज मोर ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से इसके कंबाइन होने की क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन भी इक्वल अमाउंट में ये एब्जॉर्ब करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेम रेशो में ये कंबाइन करता है। इसलिए तो व्हाट विल हैपन इफ दे वर नॉट सो, क्योंकि इनिशिएटिव प्रोसेस है, तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिटरमाइंस व्हिच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। तो दोनों, तो C3 प्लांट्स में ऑक्सीजन डज बाइंड, ऑक्सीजन भी बाइंड होती है, हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बाइंड अप करने के चांसेस बराबर होते हैं। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कंपैरेटिवली कम होता है। Here, ribulose biphosphate, instead of being converted into 2 molecules of PGA, that is phosphoglyceric acid, oxygen to form 1 molecule, ऑक्सीजन के साथ एक फॉस्फोग्लिसरेट और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये फोटो रेस्पिरेट, तो इसमें क्या होता है, ना तो ग्लूकोज बनता है ना ही ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इससे कंबाइन करके तब ये इसको ग्लूकोज का, तो ये प्रोसेस जो है वो धीमा हो जाता है। तो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, अब अगले चैप्टर में जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब इसको आपको डिटेल बताएंगे, है। तो इसमें सिंथेसिस शुगर का भी नहीं होगा, CO2 रिलीज होगी और ATP का फॉर्मेशन, ना और ATP रेदर, मतलब ना तो शुगर बनेगी ना ATP बनेगा, बट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ AT, और ATP इसमें कंज्यूम होता है। तो भाई रेस्पिरेशन में क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन जो होता है कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, कार्बन है, तो ATP मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं उससे एनर्जी हमारी बाहर निकलती है, ऑक्सीडाइज होती है। सो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, नो सिंथेसिस ऑफ ATP और एंड, सो दिस बायोलॉजिकल फंक्शन फोटो रेस्पिरेशन होता है, बट बहुत डिटेल अभी हमको इस बारे में डिटेल नहीं पता, येट रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, रिसर्चेस चल रही हैं, अभी हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, इट डज नॉट अकर, इसलिए इसमें जो फूड का फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हायर रेट पे होता है, दैट इज बिकॉज द मैकेनिज्म इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंजाइम साइट, सो इट टेक्स प्लेस C4 एसिड। अब C4 एसिड जो मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन बंडल शीट, तो बंडल शीट से CO2 निकल गया, देन रिजल्ट इंक्रीज इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन। अच्छा, उसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, तो उसे रिलीज हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ CO2,
तो दिस एंश्योर दैट रिबोल्यूज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज फंक्शंस एज ए कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। तो ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल गया नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहता है, निकल नहीं पाता है पूरा। C4 प्लांट दे लैक फोटो, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कम होता है। प्रोबेबली दे कैन अंडरस्टैंड प्रोडक्टिविटी और यील्ड, यानी कि फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ शुगर C4 प्लांट्स में ज्यादा होता है। मोनोकॉट्स जैसे हमारे सीड्स वगैरह जो होते हैं, आप देखें मक्का है, मेज है, व्हीट है, बार्ले है, राइस है, ये सारे मोनोकॉट्स होते हैं। और 3 इयर्स मतलब 3 मंथ्स के प्रोडक्टिविटी वाले प्लांट्स होते हैं, और इनमें फ्रूट फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि इनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है। इन एडिशन टू दिस प्लांट टॉलरेंस हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर टॉलरेट करते हैं, तब भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इसमें बहुत तेज गति से होती है। तो बेस्ड ऑन द एब्रिगेशन ये, अब इसको तो हम बाद में देखेंगे। हाँ, अब इसमें आप ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की जो होती है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं लाइट रिएक्शन में ग्रैंडा में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन होते हैं। अब इसमें 18 एडीपी, अभी आपने पढ़ा ना, 18 एडीपी मॉलिक्यूल फॉर्म 18 एडीपी में चेंज होता है। 12 एनएडीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, हाइड्रोजन 12 एनएडीपीएस में जाए। हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके वाटर, और ये हाइड्रोक्सिल आयंस वाटर और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कहते हैं है तो केमिकल, ये तो हो गया लाइट रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन में यही कंबाइन करके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, प्लस एनएडी एनएडीपी में चेंज हो गया, एडीपी एनएपी में चेंज, एटीपी एडीपी में चेंज हो गया, एनएडीपीएच एनएडीपी में चेंज हो गया फॉर्मेशन। अगर हम दोनों रिएक्शंस को फोटो 1 और 2 को कंबाइन करें तो हमारी वही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आते हैं कि 6CO2 प्लस 24H2O, presence of sunlight and chloride, C6H12O6, 18H2O and oxygen is award। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए हमको 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए, 24 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, जिसमें 18 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज the factors affecting photosynthesis. Now the factors that affect photosynthesis, it is necessary to understand it, and the rate of photosynthesis is very important, determining the yield, means the production of the plants इन इंक्लूडिंग क्रॉप, बिकॉज क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो प्रोडक्शन है उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और ये प्रोडक्शन पूरा फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही डिपेंड, बिकॉज फोटोसिंथेसिस द ओनली विच मैन्युफैक्चर्स द फूड मटेरियल। तो इसमें दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं, जैसे क्लोरोफिल का प्रेजेंट है, अमाउंट क्वांटिटी ऑफ द क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स होते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ द फूड स्टोर्ड है, और एनाटॉमी ऑफ द लीव एज क्रेन्स एनाटॉमी, और क्योंकि क्रेन्स एनाटॉमी C4 प्लांट्स उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आती है, नंबर ऑफ स्टोमेटास, साइज ऑफ द स्टोमेटास, presentation means the arrangement of the leaves, mesophyll cells, chloroplast। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, द एक्सटर्नल फैक्टर्स, द अवेलेबिलिटी, सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। दे आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, सनलाइट, टेम्परेचर, carbon dioxide and water, which affects the rate of photosynthesis। Plants and photosynthesis, these factors simultaneously affect the rate, मतलब सब एक एक करके, कोई जरूरी नहीं है कि एक फैक्टर, एक लिमिटिंग फैक्टर होगा तो अदर दूसरे फैक्टर्स अगर वो ज्यादा होता है तो कोई जरूरी नहीं कि फोटोसिंथेसिस में होता है, क्योंकि फैक्टर्स इंटरैक्ट, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड देन दे अफेक्ट द प्रोसेस। जैसे मेन बेसिक जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जो डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन चलती है, दैट इज द मेजर कॉज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.03% होता है एटमॉस्फेयर में। सो द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर which are available at particular time। जैसे when several factors affect the chemical process, जैसे Blackman's law of limiting factor, इसमें क्या it states if the chemical process is affected by more than one factors, अगर एक से ज्यादा फैक्टर है then the rate will be determined by the factors which is nearest to its minimum। तब इसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होगा कि जो फैक्टर यानी कि जो चीज सबसे कम प्रेजेंट होगी, then the factor which directly affect the process if the quantity is changed। अगर उसे जैसे लाइट इंटेंसिटी कम है
तो लाइट एमिटिंग फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम है तो ये। अब जैसे कि प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ में क्या होता है, ऑप्टिमम लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन, देन द प्लांट्स मे नॉट फूड इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। मान लीजिए लाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल तो है ही, अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर लो इंटेंसिटी, लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाई इंटेंसिटी बट टेम्परेचर है 25 डिग्री, कुछ प्लांट्स में मैक्सिमम होता है, कुछ प्लांट्स में 30 डिग्री पर होता है, कुछ में 35 डिग्री पर तक जाता है, और बहुत जो ट्रॉपिकल होते हैं, जो हॉट प्लांट्स होते हैं, मेज वगैरह, उनमें 40% तक भी टेम्परेचर होता है, लेकिन हर प्लांट्स में नहीं होता है। तो लीव ऑप्टिमल टेम्परेचर मतलब दैट विल स्टार्ट फॉर डे, तो हर एक के लिए ये टेम्परेचर जो फाउंडेशन होती है वो अलग अलग होती है। जैसे इंटेंसिटी है बढ़ी, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी तक बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद और इंटेंसिटी बढ़ने पे बढ़ना नहीं है। ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो क्या होता है, क्लोरोफिल रप्चर होने लगता है, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसमें हमको डिस्टिंग्विश करता है दैट द लाइट क्वालिटी, इफ लाइट इंटरनली ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर टू द लाइट, मतलब लाइट का ड्यूरेशन कितना, जैसे समर्स में लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, विंटर्स में लाइट का ड्यूरेशन कम होता है। तो व्हेन लाइट फैक्टर्स affects the environment, तो relationship between the incident light and carbon dioxide fixation rates at low intensities is low, and at higher light intensity gradually the rate does not show further increase। मतलब पहले तो जो लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर आगे इंटेंसिटी बढ़ने पर ये टेम्परेचर, ये फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ता है। दैट अगर एट 10% ऑफ द फुल, जो कि जो फोटोसिंथेसिस होता है 10% ऑफ द लाइट इंटेंसिटी को ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन द शेड और लेकिन जो प्लांट शेड में होते हैं, डेंस फॉरेस्ट में होते हैं, उसमें लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि वहां पर लाइट का जो प्रेजेंस होती है वो बहुत कम होती है। सो नियरली लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर इन द नेचर प्रेजेंट, द इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इट्स उदय, यानी कि जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो क्लोरोफिल रप्चर होने लगता है और वो फोटोसिंथेसिस के रेट को काफी कम कर देता है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर आल्सो फॉर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ही फिक्सेशन होता है फोटो से, बट द कंसंट्रेशन इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर, भाई 0.3 से 0.4% के बीच में होता है, बट उसका कंसंट्रेशन 0.5% तक भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्यों हम लोग जो रेस्पिरेशन में एक्सेल करते हैं, और इसके अलावा जो पॉल्यूशन के थ्रू जो हमारे जो गैजेट्स हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इट कैन बिकम द डैमेजिंग, अगर ज्यादा होता है तो वो डैमेज करता है जैसे C3 और C4 प्लांट्स है, तो ये अलग अलग तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पे रिएक्ट करते हैं। लो लाइट कंडीशन पे नीदर ग्रुप रेस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन, बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन CO2 को होता है तब भी वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटीज both plants so increase in the rate of photosynthesis। हाई लाइट इंटेंसिटीज पर जो है फोटोसिंथेसिस जो है दोनों में ज्यादा होता है, बट व्हाट इज द C4 प्लांट जो होते हैं, दे शो सैचुरेशन अबाउट 360 ml लाइट में, जबकि C3 प्लांट जो होते हैं कंसंट्रेशन ये जो होते हैं वो 450 मिलीलीटर तक भी पर लीटर तक भी कंसंट्रेशन शो करते हैं, यानी कि C3 प्लांट्स में जो वैक्यूम फैक्टर होता है वो हाई होता है, जबकि C4 प्लांट्स में ये कम होता है। क्यों? द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इज द लिमिटिंग फैक्टर टू द C3 प्लांट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर C4 प्लांट में नहीं होता है। एंड द फैक्ट दैट C3 plants respond to higher concentration by showing increased rate of photosynthesis, so higher productivity being used to for some greenhouse crop, जैसे tomatoes है, bell pepper है, they are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to the higher yield, यानी कि उसमें उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, जैसे टोमेटोज हैं, बेल पेपर वगैरह हैं, ये जो काली मिर्च वगैरह होती है, तो इसमें हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन पर भी इसका एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो टेम्परेट वो जो C4 प्लांट्स हैं वो C3 प्लांट्स अच्छी तरह से उससे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर, ये मेन फैक्टर्स हैं।
डार्क रिएक्शन बीइंग एन एंजाइमेटिक और टेम्परेचर, जो डार्क रिएक्शंस होती हैं मतलब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शंस होते हैं ये एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर। तो दो लाइट रिएक्शंस आर आल्सो टेम्परेचर से, जो लाइट रिएक्शन है वो तो टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड ही करती हैं, बट लेसर एक्सटेंट। C4 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू हाई टेम्प, जो C4 प्लांट्स होते हैं क्योंकि उसे बंडल शेप में करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे भी हाई रेट फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि C3 प्लांट जो होते हैं लोअर टेम्परेचर पे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब लोअर टेम्परेचर पर ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। C4 प्लांट्स हायर इंटेंसिटीज पे हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन C3 प्लांट्स में हायर टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस सही नहीं होता है, मतलब फास्ट नहीं होता है। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस, डिफरेंट प्लांट्स दे डिपेंड ऑन द हैबिटेट दे आर एडेप्टेड। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट्स में अलग अलग टेम्परेचर जो लाइट इंटेंसिटीज होती हैं उनमें अलग अलग होता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना मैक्सिमम ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, कुछ जो होते हैं 35 डिग्री पर अपना मैक्सिमम शो करते हैं, और उससे ज्यादा होने पर फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट डाउन होने लगता है। तो ये अलग अलग रेट, अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग होते हैं। अब जैसे वाटर इज द लास्ट, even though water is one of the reactants in the light reaction, but the water as a factor is most thought to be effect on the plant, क्योंकि directly on photosynthesis water stress causes the stomata to close। water भाई अगर ज्यादा पानी होता तो पानी मतलब ट्रांसपायर होगा तो स्टोमेटा खुलेंगे, और व्हेन स्टोमेटा और जब कम होगा तो स्टोमेटा बंद होंगे, तो जब बंद होंगे तो उसमें तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम होगी। देन वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव्स विल्ट, अगर वाटर नहीं होगा तो पानी, अगर आप देखिए पौधों को आप पानी नहीं देंगे तो पौधे सूख जाते हैं। तो रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो वाटर इज मोर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर शुड बी देयर। जब वाटर होगी, वाटर मोर ट्रांसपायर होंगे, स्टोमेटा विल ओपन। अगर वाटर कम होगा तो स्टोमेटा क्लोज होंगे, स्टोमेटा क्लोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम होगी। So that is what all about this chapter, photosynthesis. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. Don't forget to see the exercises of this chapter, which I'll explain you. Some explanation will be there also. I will explain while answering your questions of the back exercise of the same chapter. And don't forget to subscribe the channel. Thank you. Again, we will meet in the next video.